गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? √4s s+1। म्यू एस केवल हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही एप्लीकेबल करते हैं, जबकि लेंथनाइट्स के लिए या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हमने जो फॉर्मूला लिया था वो था म्यू =G√j+1। आज का तुम्हारा टॉपिक है कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव वैल्यू। साइंटिस्ट था पीरी क्यूरी। 1895 में उसने चुंबकीय पदार्थों के लिए एक लॉ दिया जिसको हम बोलते थे क्यूरी लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी चुंबकीय पदार्थ का संशोधित अनुचुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। द करेक्टेड paramagnetic susceptibility is inversely proportional to the absolute temperature. That is chi m corrected, संशोधित को हम ये लिखते हैं is inversely proportional to 1/T. Chi m corrected is equal to, proportionality का साइन हट गया, क्या लग गया? C/T, जहां इस C को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? क्यूरी कांस्टेंट। इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1। T क्या है तुम्हारा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी कांस्टेंट, C क्या है तुम्हारा? क्यूरी कांस्टेंट। इस क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू, क्यूरी कांस्टेंट किससे लिखते हैं हम? C से। इसकी वैल्यू होती है N म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3K। इक्वेशन नंबर 2 क्या हुआ? C = N म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3K। इक्वेशन नंबर 2 में N का मान, N क्या है तुम्हारा? एवोगैड्रो नंबर। इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में क्या है तुम्हारी? C का मान किस इक्वेशन में रखना है तुम्हें? 1 में। क्या इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी? इक्वेशन 2 से C का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या आएगी इक्वेशन तुम्हारी? chi m corrected = N म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3KT। इक्वेशन नंबर 3 क्या आई? chi m corrected = N म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3KT। म्यू इफेक्टिव = क्या फॉर्मूला आएगा तुम्हारा? 3KT chi m corrected अपॉन N। क्या आया? म्यू इफेक्टिव = 3KT chi m corrected अपॉन N 1/2। इक्वेशन नंबर 4 ये आई। म्यू इफेक्टिव = 3KT chi m corrected अपॉन N, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में K दैट इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट तथा N एवोगैड्रो नंबर का मान रखने पर, किस किस का? K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, N इज एवोगैड्रो नंबर का मान रखकर हल करने पर
दैट इज सॉल्व करने पर। तो सॉल्व करने पर क्या आएगी म्यू इफेक्टिव की वैल्यू? म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.84 अंडर रूट काई एम टी। इक्वेशन नंबर क्या हो गई तुम्हारी ये वाली? बोर मैग्नेटॉन इक्वेशन नंबर 5 क्या हुई? म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.4 काई एम करेक्टेड, और ये एम भी तुम्हारा कैपिटल, काई एम टी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन। ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन सेम किसकी तरह निकली थी जो हमने पहले उसमें क्या पढ़ा था? ये समीकरण चिर सम्मित समीकरण है। इट इज ए क्लासिकल इक्वेशन के अनुरूप है, जिसके अनुसार किसी भी पदार्थ की संशोधित अनुचुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उसके स्थायी चुंबकीय आघूर्ण से निम्न संबंध स्थापित होता है। क्या बोला इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? इक्वेशन नंबर 5 के अनुसार किसी भी पदार्थ की संशोधित करेक्टेड अनुचुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उसके स्थायी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से निम्न प्रकार का संबंध रखती है। क्या फॉर्मूला होगा? काई एम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा था अपन ने पहले वाले में? काई एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 3RT, यही था। काई एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर 3RT। इक्वेशन नंबर 6 पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था। म्यू क्या है? म्यू की इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। 1 बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है? EH अपॉन 4 पाई MC। मैग्नेटिक मूवमेंट की इकाई बोर मैग्नेटॉन, और 1 बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर है? EH अपॉन 4 पाई MC। ये कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में N एवोगैड्रो नंबर तथा R गैस कांस्टेंट का मान रख के सॉल्व करने पर क्या इक्वेशन निकलेगी तुम्हारी? क्या निकलेगा? फर्स्ट, म्यू इज इक्वल टू 3RT काई एम अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/2, ये निकलेगा। म्यू इज इक्वल टू 3RT काई एम एन स्क्वायर 1/2। हमने इसको सॉल्व किया, क्या निकलेगा? म्यू इज इक्वल टू 2.84 काई एम टी 2.84 काई एम, या तो अंडर रूट लिख दिया, बोर मैग्नेटॉन। इस तरह ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? इक्वेशन नंबर 7। तो म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में क्या संबंध होता है? सेम। म्यू इफेक्टिव भी किसके बराबर निकलता है? 2.84 काई एम टी बोर मैग्नेटॉन। ये भी किसके बराबर निकलता है तुम्हारा? 2.84 काई एम टी। तो इस तरह म्यू एस तथा म्यू इफेक्टिव में संबंध होता है। तो क्यूरी लॉ क्या कहता था? किसी भी चुंबकीय पदार्थ की करेक्टेड पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपने टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सी क्या है तुम्हारा? क्या कहलाता है तुम्हारा? क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू एन म्यू स्क्वायर इफेक्टिव अपॉन 3K। K क्या है तुम्हारा? व्हाट इज 3? K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इस तरह हम म्यू एस तथा म्यू इफेक्टिव में क्या बता सकते हैं? संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्यूरी लॉ उन अनुचुंबकीय पदार्थों पर लागू होता है जो चुंबकीय तनु होते हैं, दे आर डाइल्यूट। कौन सा? क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता था? किसी भी संशोधित अनुचुंबकीय प्रवृत्ति
परम ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये था तुम्हारा क्यूरी लॉ। जिन पर जो पदार्थ चुंबकीय तनु नहीं होते हैं वो पड़ोसी परमाणु के साथ युग्मन करके क्या बनाते हैं, एक्सचेंज कपलिंग करते हैं, जिसे हमने बोला क्या कहते हैं हम उसको, क्यूरी वाइज लॉ, क्यूरी का संशोधित नियम। जो पदार्थ तनु नहीं होते हैं वो पड़ोसी परमाणु के साथ युग्मन करके मैग्नेटिक एक्सचेंज या हम उसको बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग करते हैं। जिस संशोधित क्यूरी लॉ का नाम दिया हमने क्यूरी वाइज लॉ। इस लॉ के अनुसार काई एम करेक्टेड इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा, जहां थीटा इज कॉल्ड एज वाइज कांस्टेंट। वाइज कांस्टेंट एक ताप की इकाई है, इट इज ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो केवल क्यूरी लॉ अनुचुंबकीय पदार्थों पर लागू होता है जो चुंबकीय तनु होते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय तनु नहीं होते हैं वो पड़ोसी परमाणु के साथ युग्मित हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग या बोलते हैं हम इसको मैग्नेटिक एक्सचेंज। इसके लिए जो नियम दिया उसको बोलते हैं क्यूरी वाइज लॉ। काई एम करेक्टेड इज इक्वल टू सी टी माइनस थीटा। थीटा क्या है तुम्हारा, वाइज कांस्टेंट, इट इज ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो एक ताप की इकाई होती है। क्यूरी लॉ और क्यूरी वाइज लॉ के बीच में क्या संबंध है, क्या काई एम और टी के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं, क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग यदि 1/काई और टी के विरुद्ध यदि ग्राफ खींचा जाता है तो क्यूरी लॉ में जब कोई ग्राफ खींचा जाएगा तो वो ओरिजिन लाइन से ही पास होगा। जो ओरिजिन लाइन से पास होगा और उसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप वो किसके बराबर होगा, स्लोप इज इक्वल टू सी, मतलब क्यूरी कांस्टेंट के बराबर होगा। जो पदार्थ क्यूरी लॉ का पालन नहीं करते हैं वो ओरिजिन से नहीं गुजरते हैं, या तो वो टी एक्सिस के ऊपर या टी एक्सिस टेम्परेचर वाले एक्सिस के नीचे से काटते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूरी वाइज लॉ। यदि वो ओरिजिन से निकल रहा है तो वो क्यूरी लॉ का पालन कर रहा है। वही पदार्थ क्यूरी लॉ का पालन करते हैं जो पदार्थ चुंबकीय तनु होते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय तनु नहीं होते हैं वो क्यूरी लॉ का करेक्टेड या वाइज लॉ का पालन करते हैं। यदि वो 0 केल्विन से ऊपर काटेगा या नीचे काटेगा, यदि वो क्यूरी लॉ से ऊपर की तरफ काटेगा या जिसके लिए थीटा वाइज कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसको हम कौन सा पदार्थ कहेंगे, लोह चुंबकीय। क्या बोलेंगे इसको अपन, फेरोमैग्नेटिज्म। इसके लिए कर्व लाइन 0 केल्विन से ऊपर की ओर काट रही है तो ये कौन सा पदार्थ कहलाएगा तुम्हारा, फेरोमैग्नेटिज्म। किस लॉ का पालन करेगा, क्यूरी वाइज लॉ। जिसके लिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव है या वाइज कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है, वो 0 केल्विन से ऊपर की ओर काटते हैं या नेगेटिव है तो 0 केल्विन से नीचे की ओर यदि वो काटते हैं तो वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या क्या बोलते हैं हम उसको, विपरीत लोह चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय और विपरीत लोह चुंबकीय क्यूरी लॉ का पालन नहीं करते हैं, दे कैन ओबे क्यूरी वाइज लॉ। केवल कर्व ए मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ ही क्यूरी लॉ का पालन करता है। इसमें कौन सा टेम्परेचर होता है, ये TC, दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं, वह टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिज्म पदार्थ अनुचुंबकीय की तरह बिहेव करता है, जबकि एंटोफेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, नील टेम्परेचर। वह टेम्परेचर जहां पर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म
क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा, सारे उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म में मैंने प्रीवियस चैप्टर या लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया था कि सारे स्पिन किसमें रहते हैं, पैरेलल में, और इनमें क्या होती है, एक्सचेंज कपलिंग होती है। इस एक्सचेंज कपलिंग के कारण यदि हम इसको टेम्परेचर देंगे तो अनपेयर्ड से क्या हो जाएंगे, सारे पेयर्ड से क्या हो जाएंगे, ये सारे किसमें, पैरेललिज्म में एक्सचेंज कपलिंग हो रही है। कपलिंग से क्या हो जाएंगे, ये एक्सचेंज कपलिंग से ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे अनपेयर्ड हो जाएंगे, और अनपेयर्ड मतलब इनमें क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय गुण। जबकि एंटी फेरो में एक चक्रण ऊपर एक चक्रण नीचे होता है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं, डी ब्लॉक के। कौन कौन से, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। दे शो फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। वाई, क्योंकि इनमें 3D और 4s कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इसमें आसानी से क्या हो सकती है, एक्सचेंज कपलिंग। यही कारण है कि जो भी पैरामैग्नेटिज्म है, दे ओबे क्यूरी लॉ, while ferromagnetism and anti-ferromagnetism can obey Curie-Weiss law। 0 केल्विन से नीचे होगा तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, जिसके लिए थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव। जिसके लिए थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो 0 केल्विन से ऊपर की ओर काटेगा और क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म। कौन से पदार्थ फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, आयरन, कोबाल्ट and nickel, they can follow ferromagnetism property। एक अष्टफल के संकुल में म्यू एस व म्यू इफेक्टिव में निम्न संबंध होता है। म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एस 1 माइनस एल्फा लैम्डा अपॉन डेल 0, जहां पर एल्फा क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट या स्थिरांक जो निम्नतम या ग्राउंड स्टेट पर डिपेंड करता है। लैम्डा इज कॉल्ड एज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, चक्रण कक्षीय युग्मन स्थिरांक। डेल्टा ओ क्या कहलाता है तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G और EG के मध्य जो भी स्प्लिटिंग होती है उसको हम यदि ऑक्टाहेड्रल है तो किससे लिखते हैं, डेल्टा ओ। ओ मतलब ऑक्टाहाइड्रल। D1, D2, D3, D4 आयन में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण इस लैम्डा कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या पाई जाती है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के कारण इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। जबकि D6, D7, D8 में, D9 में लैम्डा या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसी रहती है तुम्हारी, नेगेटिव। इसके कारण इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या पाई जाती है, हाई पाई जाती है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमने पढ़ा जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें कक्षीय की गति भी होगी और चक्रण भी गति भी होगी। उन दोनों गति के कारण उनमें दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होंगे, एक होगा म्यू एस और एक होगा म्यू एल। म्यू एल और म्यू एस, उससे क्या फॉर्मूला आया था, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1। ये किसके लिए है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। यदि हम ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, उनका मैग्नेटिक मोमेंट केवल म्यू इज इक्वल टू म्यू एस अंडर रूट 4s s प्लस 1 पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनमें एल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 या उसकी क्वेंचिंग हो जाती है। क्या रीजन है, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं तो संक्रमण धातु में म्यू एल की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जब हम मेटल के चारों ओर जो भी परमाणु पाए जाते हैं उसमें विद्युत क्षेत्र के कारण वो लिगेंड उन सबको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इस उदासीन के कारण उनके ऑर्बिटल मोशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। म्यू एस केवल किस पर डिपेंड करेगा, अंडर रूट 4s s प्लस 1। और यदि हम s की वैल्यू n/2 रखते हैं तो म्यू एस की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट n
n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, जहां पर n क्या निकलता है तुम्हारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल मोशन की क्वेंचिंग हो जाती है, इसलिए म्यू केवल म्यू एस √n+2 पर डिपेंड करता है। जबकि हमारे जितने भी लेंथनाइट्स हैं, दैट इज लेंथनाइट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं, 4f में, जो किससे ढके रहते हैं, 5d 6s 6p से ढके रहने के कारण 4f इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति क्या हो जाती है, से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता है। 4f इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण जो भी चुंबकीय आघूर्ण है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें जितने भी लेंथनाइट्स हैं उसमें म्यू की वैल्यू म्यू एस प्लस म्यू एल दोनों पर डिपेंड करती है। रीजन, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कैन फिल इन 4f ऑर्बिटल, दे कैन शील्डेड बाय 5d 6s and 6p ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल मोशन इज नॉट क्वेंचिंग, सो द म्यू इज इक्वल टू म्यू एस प्लस म्यू एल, ड्यू टू क्या होती है इसके अंदर, एल एस कपलिंग। क्या होने लगती है इसके अंदर, एल एस कपलिंग। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने लेंथनाइट्स के लिए, म्यू इज इक्वल टू जी √j+1। जी क्या है यहां पर अपना, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, 1+j+1 प्लस s+1 माइनस l+1 अपॉन 2j+1। j क्या है तुम्हारा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू l-s या l+s होती है। s क्या है तुम्हारा, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे निकाल सकते हैं, n/2, l टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले हमने क्या लिया, सीरियम, दैट इज lengthenide element, Cerium+3, the configuration of Cerium+3 is 4f1। अब सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है इसका, किस किस की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, फर्स्ट Cerium+3 4f1, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही इलेक्ट्रॉन है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं। अब s का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, n/2, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1/2, l इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, तो l इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। s की वैल्यू पता हो गई हमें, l की वैल्यू पता हो गई, j की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यदि कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा हाफ फील्ड से कम होता है तो उसके लिए वैल्यू होती है l-s, यदि कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड होता है तो क्या होगा, l की वैल्यू 3 -1/2, 3 -1/2 कितने के बराबर निकला, 5/2 निकल गया, 5/2। अब क्या फॉर्मूला था तुम्हारा, म्यू इज इक्वल टू जी √j+1। अब सबसे पहले हमें g की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालोगे, 1 +j+1 प्लस s+1 माइनस l+1 अपॉन
2j+1। क्या रखेंगे हम? g इज इक्वल टू 1 प्लस j की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? 5/2 + 1 प्लस s की वैल्यू क्या है? 1/2 + 1 -3 + 1 अपॉन 2 इंटू j 5/2 + 1। इसको सॉल्व करके किस इक्वेशन में रखेंगे? इस इक्वेशन में। और इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी तुम्हारी? 2.54 बोर मैग्नेटॉन। तो हमें किस किस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? एस इसके बराबर है n/2, एल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3, क्या हो गई इसकी वैल्यू? 3। तो ये किसके लिए था? सीरियम +3 के लिए। अब है तुम्हारा, यदि हम किसी भी लेंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स के लिए दोनों यही फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। जी को हम क्या बोलते हैं? लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। अब हम मान लो निकालते हैं प्राइजोडाइनियम। ये भी एक लेंथनाइट्स एलिमेंट है। कॉन्फ़िगरेशन है इसका 4f2। 4f2 को कैसे भरोगे तुम? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। What is the value of S? How many unpaired electron? 2/2 is equal to 1, right? What is the value of L? एक 3 में है, एक 2 में है, दोनों को जोड़ दिया, L की वैल्यू 5। What is the value of J? हाफ फील्ड से कम है, L - S। 5 - 1 इज इक्वल टू 4। किस किस वैल्यू पता हो गई हमें? S की वैल्यू पता हो गई, L की वैल्यू पता हो गई, J की वैल्यू पता हो गई। तो हमें इसकी म्यू की वैल्यू क्या निकलेगी? 3.58 बोर मैग्नेटॉन। इस तरह हम लेंथनाइट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट किससे निकाल सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू g√j+1 से। डी ब्लॉक एलिमेंट का स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट किससे निकाल सकते हैं? √n+2, where n is number of unpaired electron।